हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग फिजिक्स सेट 2017 का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं पेपर 2 का जो भी क्वेश्चन था मैथमेटिकल फिजिक्स का उसको सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेपर 3 में जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो करीब करीब 8-10 क्वेश्चन है, करीब करीब 8 या 7-9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको सॉल्व कराएंगे। कुछ थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आया हुआ है और कुछ क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, पेपर 2 में भी सिम्पसन रूल से एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक, ट्रेपेजॉइडल से दिया था, इसमें सिम्पसन से दे दिया है, बाकी है तो सेम ही टॉपिक। ठीक है, तो देखो क्या दिया क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, लिमिट दे दिया है 2 से 3 बाई द सिम्पसन रूल इज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 60, 80, 56, नन ऑफ द एबव। तो देखो यहाँ पे बोला है सिम्पसन रूल से निकालने के लिए, बट अगर तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्व करके देख लो। इसमें से कोई ऑप्शन आ रहा है तो उसको लगा देना, और नहीं आ रहा है तो फिर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, सिम्पसन रूल यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब समय बचाना है यदि ना, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो कैसे कर सकते हैं, हम लोग को नॉर्मल इंटीग्रेशन पता ही है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट दिया हुआ है 2 से 3। ठीक है, हम लोग ऐसा कर तो सकते हैं ना भाई, एग्जामिनर को ये थोड़ी देख रहा है कि हमको तो ऑप्शन में से चूज़ करना है कि हम लोग कौन सा मेथड से बनाए हैं। ठीक है, हाँ, बट अगर ऑप्शन एकदम क्लोज रहता तो फिर उस टाइम निकालना पड़ता कि हमको सिम्पसन रूल से ही वहाँ पे निकालना पड़ता। ठीक है, करके देख लो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 मतलब कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, है ना, और 2 की घात 4 मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, तो इसको माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, मान लो 80 में से ये हो जाएगा 75 और एक 76, है ना, या फिर ऐसे कर लो 5 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, तो 65/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, करीब करीब इसको मान लो से सॉल्व करते हो तो कितना बार में जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक है, तो समथिंग 16 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में 16 से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, 60 है, 80 है, 56 है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये एक मेथड है, सिंपल मेथड, नॉर्मल हम लोग इंटीग्रेशन मेथड जानते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सिम्पसन रूल से भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि कोई ऑप्शन आ थोड़ी रहा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में बोला नहीं ये है कि कौन सा सिम्पसन रूल से 1/3 से निकालना है कि 3/8 से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको देना चाहिए था बट नहीं दे रहा है। तो ऐसी सेम क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ था, उसमें भी बोला नहीं गया था कि सिम्पसन कौन से रूल से निकालना है, बट हम लोग उसमें 1/3 लेके चले थे तो आंसर आ गया था। यहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि 1/3 से अगर आता है तो ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिम्पसन अगर रूल से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से पहले क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा, स्टेप साइज निकालना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है, b/a अपन में n रहता है, n क्या रहता है, इंटरवल रहता है, b क्या रहता है, अपर लिमिट रहता है, 3 ऋण 2 हो जाएगा। यहाँ पे इंटरवल का मान दिया नहीं है तो अपने से कुछ भी ले लेते हैं हम लोग। देखो इंटरवल का मान अगर कम ज़्यादा करते हैं ना तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क आता नहीं है, बस जो आंसर रहता है उसमें पॉइंट में फ़र्क आता है। ठीक है, मान लो जैसे मान यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और कोई बंदा जो है 4 लेके बना रहा है इंटरवल को, ठीक है, तो उसके आंसर में कुछ थोड़ा सा ही फर्क आएगा, पॉइंट में ही अंतर आता है। कोई भी आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में से सिम्पसन रूल या ट्रेपेजॉइडल में से कोई से भी आप क्वेश्चन उठा लेना, उसमें इंटरवल को चेंज करके देखना एन का वैल्यू। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं आता आंसर, पॉइंट में ही कुछ आता है, बट यहाँ पे तो बहुत अलग अलग अंतर दिया हुआ है। तो हम लोग 2 ले, 3 ले, 4 ले, एक ही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, चलो मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, या फिर 3 मत लो, एक काम करो 2 ही ले लो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, तो हम लोग जितना कम लेंगे उतना ही हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 1/2। ठीक है, ये एच का वैल्यू आ गया, स्टेप साइज का वैल्यू। अब देखो उसके लिए इंटीग्रेशन कब सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते जाते हैं, टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो इधर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, और इधर रहेगा आपका एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, 2 ले लेते हैं, जो लोअर लिमिट रहता है उसको पहले लेना पड़ता है। ठीक है, 2 ले लिए, इंटीग्रेशन में रखेंगे। इंटीग्रेशन क्या है हमारा, एक्स क्यूब है, विदाउट लिमिट ना, यहाँ पे लिमिट का कोई मतलब नहीं रहता, बस इंटीग्रेशन में रखना रहता है जो भी वैल्यू है। तो यदि 2 का वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप साइज में बढ़ा देंगे। तो अगर इसमें स्टेप साइज का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, मतलब ऐसा कर सकते हो, या फिर ना इसको एक काम करो, इतना मत लो क्योंकि इसमें बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, एन का वैल्यू 1 लेके ही चलो, 1 लेके चलते हैं, एक बार देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 2 ही टर्म में मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर चलो जैसे लिए था वैसे ले लेते हैं, एक बार करके देख ही लेते हैं, नहीं आएगा तो फिर इसको हटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, आधा ऐड करूँगा तो 2.5 हो गया। इसके दशमलव मत लो,
दशमलव लोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 5.2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा ये 125/8 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में फिर 3 रखेंगे तो 3 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला में रखते जाते हैं। फार्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो एकदम लिखने की जरूरत नहीं है। h/, क्या हो जाएगा 3 होता है, h का वैल्यू क्या है 1/2 है, और h/3 होता है तो उसका 3 ये लिख दिए। अब y0 + y1, ये हमारा क्या है y0 है, ये क्या है yn, n मतलब यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y1। तो यहाँ पे इन दोनों लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ देते हैं तो 27 + 8 कितना हो जाएगा 27 10 37, 37 में से 2 कम करोगे तो 35। ठीक है, उसके बाद 2 करके जो सेकेंड टर्म जो बचा है उसको लिखेंगे। ठीक है, मतलब इवन वाले को लिखते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो, देखो हम लोग लिखते इवन वाले को हैं बट यहाँ पे एक ही टर्म आ रहे हैं ना, तो अपन क्या करेंगे 4 करके करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑड वाले के साथ 4 रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125/8, दोनों करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8। ठीक है, 125 का आधा कितना हो जाएगा, इतना होगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6.62.5 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, उसे 35 ऐड कर देंगे, तो 35 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा ये 0.5 ही रहेगा, और ये 5 2 7 हो जाएगा, 6 3 9। ठीक है, और बट्टा में 6 है, तो मैं 6 से अगर डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 6 एकम 6 और 3 में 37 हो जाएगा, तो 6 छक्का 36। तो देख लो 16 दशमलव ही कुछ आ रहा है, उसमें भी 16 दशमलव ही कुछ आ रहा था, है ना। तो अगर ऐसा सॉल्व करोगे तो भी 16 दशमलव ही कुछ आ रहा है, और उसमें से भी डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन मेथड से, तो उसमें भी 16 दशमलव ही कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मैच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है जब हमको नॉर्मल मेथड से ही यहाँ पे निकल जा रहा है आंसर। तो ठीक है, तो इस टिप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और जिसको अगर एक्चुअली में देखना है कि हाँ ऐसा आ रहा है तो फिर ये मेथड से वहाँ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू यदि 1 लोगे ना तो भी 16 दशमलव समथिंग या 15 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। 1 ले लो, पहले बता रहा था ना मैं, 1 करके देख लेते हैं करके, वैसे में भी उतना ही आएगा। 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे तो भी लगभग वैसे ही आंसर आना है, बट इतना वेरिएशन तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब तो एक काम ये कर सकते हो कि सिम्पसन 3/8 से भी एक बार सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, क्या पता उससे आंसर आ रहा होगा, बट मैं जितना करके देखा हूँ उसमें से ये आंसर ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा बट यहाँ पे कैसे बनेगा देखते हैं। क्या बोला, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है y" + y - 2y = 4 sin 2x इज। ठीक है, उसका सॉल्यूशन पूछा है, yp का वैल्यू 4 ऑप्शन में दे दिया गया है, चौथा में बोला है नॉन ऑफ द एबव, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। तो देखो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, ये क्या है सेकंड ऑर्डर के लिए है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए भी अलग अलग मेथड होता है। उसमें से एक मेथड ऐसा भी रहता है जब f(x) का वैल्यू क्या रहेगा, इस टाइप से रहे, यहाँ पे अपना d² + d प्लस यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे 2 3 5 जो भी लेना है ले लो। ठीक है, कांस्टेंट ले लो, c ले लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे क्या रहे, साइन वाला टर्म रहे, sin 2x 3x 4x 5x जो भी है। ठीक है, sin nx ऐसा लिख देता हूँ मैं। अगर इस टाइप से टर्म है तो उसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि जो d² है वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, जैसे n है यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे उसको d² की जगह में, पर माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, माइनस तो हमेशा रहेगा, d² की जगह में क्या कर देंगे, वो वैल्यू को रख देते हैं, n² रख देंगे, प्लस d प्लस c क्या है, कोई भी वेरिएबल है, मतलब कोई भी कांस्टेंट है, समझ लो वेरिएबल नहीं सॉरी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, तो ये एक रूल होता है जो इस मेथड का उपयोग करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। ये रूल आप मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे मान लो sin x है, cos x रहेगा, तो cos x में भी ऐसी होता है, माइनस d² की जगह में क्या रहेगा, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद जैसे मान लो इसकी जगह में e⁻x है, ठीक है, e⁻nx है, तो उसके लिए अलग रूल रहता है। x⁻n है मान लो, तो उसके लिए अलग रूल रहता है। सबके लिए अलग अलग रूल रहता है। ठीक है, 2 एक साथ है, जैसे x⁻n भी है और sin nx भी है, तो उसके लिए फिर अलग रूल हो जाता है। ऐसे करके बहुत सारे रूल होता है, 7-8 प्रकार का। तो उसमें से एक प्रकार ये है कि अगर sin nx रहेगा तो उसका क्या बन जाता है यहाँ पे, उसके लिए भी अलग अलग रहेगा ना। जैसे इसमें साइन के लिए जो ये बस चेंज हो रहा है, बाकी दूसरा रहेगा तो उसके लिए फिर दूसरा चेंज होता है। जब आएगा क्वेश्चन में तब उसकी बता दूंगा। अभी फिलहाल sin nx वाला है, तो इतना जान लो कि d² की जगह हम क्या करते हैं, माइनस
एन स्क्वायर, एन क्या है यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो टू दिया हुआ है साइन 2x, ठीक है। चलो पूरा सॉल्व करते हैं फिर समझ में आएगा। इसको मिटा देता हूँ पहले, इसको बता दिया थोड़ा सा कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी सेकंड ऑर्डर का। नॉन होमोजेनस मतलब राइट साइड में जीरो अगर आता है तो वो क्या कहलाएगा, होमोजेनस कहलाता है। यदि राइट साइड में जीरो नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनस कहलाता है। ये पता होगा। सेकंड ऑर्डर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाई डी, ये क्या है वाई डबल डैश, इसका मतलब कि 2 बार डेरिवेटिव है वाई का, मतलब डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है। तो इसलिए इसको डबल मतलब क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी नॉन होमोजेनस, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ इक्वेशन इसका सोल्यूशन 2 प्रकार से होता है। एक तो आप बोल सकते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमको निकालना पड़ेगा, और एक होता है आई थिंक उसको बोलते हैं, एक मिनट देखता हूँ उसका नाम क्या बोलते हैं, मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है मैं बताता हूँ अभी देख के। एक तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, दूसरा हाँ उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कोई भी अगर लीनियर नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, तो उसका 2 सॉल्यूशन ऐड होके टोटल सॉल्यूशन निकलता है। जिसमें पहला रहता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा रहता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी हमको सिर्फ निकालना है पी आई का मान, इसका वैल्यू नहीं निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो भी यहाँ पे इक्वेशन दिया रहता है उसमें फिर जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2y, ठीक है। तो ये एक वर्ग घात का समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके अपना डी का वैल्यू निकल जाता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व नहीं करना है फिलहाल हमको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। देखो मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि ऐसे कोई क्वेश्चन मतलब जितना दिया उतना ही बता दूंगा तो फिर वो तो मतलब मिल जाएगा, ठीक है सॉल्यूशन। बट अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता भी देता हूँ तो वो आपका काम ही आएगा, इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। तो चलो इसको हटाओ, अभी हमको ये निकालना है पी आई। तो कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए सिंपल सा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको पहले लिख लो। तो उसको डी के फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखोगे, तो जो वाई डबल डैश रहेगा ना उसको मैं लिखूंगा डी स्क्वायर, और जो वाई डैश है उसको मैं लिखूंगा डी, प्लस है बीच में तो प्लस, माइनस में तो माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। वाई को नहीं लिखना रहता, वाई डैश को डी मानते हैं, वाई डबल डैश को डी स्क्वायर मानते हैं। उसके बाद इधर क्या दिया हुआ है उसको लिख लो, तो 4 sin 2x, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 sin 2x। तो बताओ अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन जो भी ये वैल्यू रहता है उसको नीचे लिख देंगे डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2, ठीक है। और इधर क्या है अपना 4 sin 2x, ये अपना क्या निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब अगर पी आई निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो उसका एक रूप होता है, समझ लो। जो भी डी वाला जो फॉर्म रहेगा उसको नीचे में करके लिखेंगे, और बाकी जो इधर दिया हुआ है उसको ऊपर में करके लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल सा। तो क्या करेंगे, 4 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो इसको। तो 4 को बाहर ले लिया मैं, बचा क्या बीच में, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2। यहाँ पे मैं बताया साइन 2x दिख रहा है, वो वाला फार्मूला के रूप में दिख रहा है जो बताया अभी, nx वाला जो फार्मूला बताया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है समझ लो। तो वो 2 को यहाँ पे रखना पड़ेगा डी स्क्वायर की जगह में, लेकिन माइनस के साथ में। तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, उसके बाद 2 को क्या लिख दूंगा यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह में। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस डी माइनस 2। उसके बाद इसको लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, साइन 2x को। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो -4 - 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d - 6, और ये यहाँ पे क्या रहेगा, साइन 2x। अब यहाँ पे एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे क्या करोगे आप, d + 6 का ऊपर में गुणा कर दो, d + 6 का नीचे में गुणा कर दो। मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, d + 6 का ऊपर में मैं मल्टीप्लाई किया, नीचे में भी क्या किया, d - 6 तो पहले से ही था, d + 6 हो गया, ठीक है। इधर साइन 2x रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है करने का, तो देखो इससे क्या बनेगा, नीचे जो है अपना a - b और a + b वाला जो फार्मूला होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर - 36, और इधर क्या रहेगा, साइन 2x, ठीक है। अब देखो फिर से अगेन डी स्क्वायर वाला आ गया, जैसे यहाँ पे यूज़ किए थे 2 का वैल्यू डी स्क्वायर की जगह में, वैसे यहाँ पे फिर से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो डी में नहीं करना है ना, सिर्फ डी स्क्वायर में करते हैं, डी स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे डी स्क्वायर फिर से आ गया तो फिर सब कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4d + 6 ऊपर का तो रहने दो, नीचे क्या करेंगे, ये n की जगह में 2 है, तो अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, और नीचे में 36, ठीक है। इधर क्या रहेगा, साइन 2x।
थोड़ा सा और बचा है, फिर आ जाएगा आंसर। क्या करेंगे यहाँ पे, नीचे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ऋण 4 ऋण 36 ऋण 40 हो जाएगा। ऋण 40 हो जाएगा तो 40 में ऊपर भेज देता हूँ, मतलब प्लस ऊपर भेज, माइनस को ऊपर भेज देता हूँ, और ये कितना से कट जाएगा, चलो पूरा लिख देते हैं। ये हो जाएगा ऋण 4/40, और यहाँ पे क्या था D+6 sin 2x। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 10,000 में कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/10। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, d जो है अंदर, मतलब sin 2x को मैं अंदर लाऊंगा, तो d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करोगे ना, तब ये आता है d, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकलन करना पड़ेगा उसका। और यदि 1/d रहता तो उसका मतलब रहता इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो इसको मैं अंदर में अगर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x और इंटू 2, ठीक है, प्लस क्या होगा 6 sin 2x, ये हो गया। अब देखो इसमें से दो, इसमें से भी दो, दोनों में से मैं बाहर ले लूँगा तो कितना बचेगा, -1/5, इससे कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 sin 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए ये है 1/5, ठीक है, cos 2x + 3 sin 2x, ऑप्शन नंबर 1। तो ये इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टिप से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार मैं फास्टली रिवाइज करा देता हूँ। क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसका क्या निकालना है हमको, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। उसके लिए बहुत सारा मेथड होता है, फार्मूला होता है। तो उसमें एक फार्मूला आता है, अगर sin x वाला दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो d² रहता है उसकी जगह हमें माइनस जो n का मान है उसको रख देते हैं, ठीक है। n बोलो, जो भी अपने से बोल सकते हैं, वेरिएबल है, कुछ भी अपना नाम दे सकते हो, मैं n रख दिया वहाँ पे। तो क्या करते हैं, पी निकालने के लिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का d फॉर्म में रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, उसके बाद जो इधर दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो उसके जगह हमें d² जगह में मैं रख दिया, तो -6 हो गया, d-6। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सर्वसमीका बनाने के लिए क्या करेंगे, d+6 दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो नीचे बन गया d² - 36। d² का फिर से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, कटेगा तो 10 बनेगा। और यहाँ पे d का मतलब होगा, अगर d ऊपर में है ना, d के साथ डायरेक्ट गुणा हो रहा है तो उसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और मान लो 1/d रहता है यहाँ पे, जैसे ये 1/d ऐसे रहता, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं फिर sin 2x का मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ता, ठीक है, समाकलन करना पड़ता। तो यहाँ पे तो अभी अवकलन दिया हुआ है, अवकलन कर दिए, उसके बाद नॉर्मल कटाए फिटाए, तो हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस टिप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये कब आया हुआ है, CG 2017 पेपर 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर इसका थ्योरी पढ़ाना होगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ाने में बहुत समय लगेगा, उससे अच्छा मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाते जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ाऊंगा तो पूरा सबको बताना पड़ेगा, एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा, तो शायद उसमें टाइम लग सकता है। और थ्योरी आप लोग बुक से ही पढ़ सकते हो, HK दास को देखना, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी मिल जाएगा बहुत सारा थ्योरी और बहुत सारा इसका क्वेश्चन भी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें से कौन सा टॉपिक का है ये, तो ये अगेन फिर आपका हर्माइट पॉलिनोमियल वाला जो टॉपिक है उसमें से दिया हुआ है, ठीक है। लीजेंड्री के बाद एक हर्माइट का भी क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें से क्या बोला है, इफ़ h and x बी द हर्माइट पॉलिनोमियल देन 2n(h(n-1) + h(n+1) इज इक्वल टू। देखो तो ये क्या है, रिकरेंस रिलेशन वाला जो टॉपिक है उसमें से पूछा हुआ है। हर्माइट पॉलिनोमियल में से ही रिकरेंस रिलेशन वाला जो बहुत सारे फार्मूला होते हैं ना, उसमें से पूछा हुआ है। लेकिन इसमें क्या करोगे, अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रिकरेंस रिलेशन को याद करो, जो कि चारों के लिए याद करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, लीजेंड्रे के लिए भी, बेसल के लिए भी, हर्माइट के लिए भी और लेगुरे के लिए भी, चारों के लिए अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हो तो क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को फिर स्किप करना पड़ता है। देखो ठीक है, मैं कैसे किया था, मैंने इसका ट्रिक बना लिया था रिकरेंस रिलेशन का। उसमें क्या किया था, मैं जो रिकरेंस रिलेशन है उसको कैसे याद किया जाए उसका एक ट्रिक बना लिया था। उस ट्रिक से फिर मैं क्या करता था, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करता था। तो मैं अगर अच्छा ट्रिक बता देता हूँ, अब चाहो अगर अच्छा लगेगा तभी आप उसको फिर याद करना, ठीक है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है याद करना, बट ऐसे क्वेश्चन में फिर आपको इसको स्किप करना पड़ेगा या तो फिर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब लीजेंड्रे का तो याद कर लोगे, बट हर्माइट का, बेसल का, लेगुरे का थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग रिकरेंस रिलेशन रहता है, ठीक है। तो मैं कैसे किया था बता देता हूँ, मैं एक टेबल बना के याद किया था। अभी सिर्फ मैं हर्माइट का बता रहा हूँ, बाकी मैं चारों के लिए किया था, बट मैं हर्माइट के लिए बता देता हूँ कैसे इसका टेबल बनेगा, ठीक। क्या करोगे, सबसे पहले ये याद रखो, हर्माइट में 4 रिकरेंस रिलेशन अपने को याद करना है, ठीक है। 4 रिकरेंस रिलेशन में मैं 4 डिब्बा बना देता हूँ, ठीक है। कैसे याद कर रहा हूँ उसको मैं, मतलब
बता रहा हूँ ना कैसे आपको याद करना है। अगर पसंद आएगा तभी याद करना, नहीं करना होगा तो सीधा सीधा स्किप मारना, या फिर आपको जो तरीका होगा आप जो याद किया होगा पहले से वैसे ही याद करना। तो 4 खंड बना दिया मैं, ठीक है। ऊपर मैं क्या करूँगा, जो भी पॉलिनॉमियल का वैल्यू है उसको लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ Hn-1, यहाँ पे लिख देता हूँ Hn-1 का डैश, डैश मतलब इसका डिफरेंस वो रहेगा, एक बार अवकलन रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा Hn, उसके बाद Hn का डैश, ठीक है। इसको भी याद रखना है ना अच्छे से, Hn-1 Hn-1 का डैश, इसके बाद Hn डैश, उसके बाद लास्ट में आपको याद करना है Hn+1, ठीक है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, ठीक है। Hn-1 ये इतना याद हो गया, ठीक है। n-1 से स्टार्ट करना है, उसको फिर अवकलन वाला, फिर n एक कम उससे बढ़ा देना है, एक Hn हो जाएगा, उसके बाद फिर एक बढ़ा देना है, ठीक है। उसमें बस यहीं तक रखना है, इसको डैश वाला नहीं करना है, क्योंकि आप देखना रिकरेंस रिलेशन जो रहता है उसमें डैश का उपयोग कभी नहीं होगा, n+1 वाला डैश का हरमाइट में कभी उपयोग नहीं होता है। ये याद हो गया। अब आपको 4 खंड बना लेना है, समझ लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लास्ट वाला चौथा, ठीक है। तो इसमें हमको वैल्यू भरना पड़ेगा, वैल्यू भर लिए तो डायरेक्ट हमको फिर रिकरेंस रिलेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैल्यू याद करते हैं। सबसे पहले कैसे याद करोगे, यहाँ पे याद करना है 2n, उसके नीचे अगेन 2n, पोजीशन बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। 2n, इसके सीध में जाओगे, जहाँ पर से छोड़े उसी सीध में आ जाओगे, Hn के नीचे 2x, उसके नीचे 2x, समझ में आया। इसमें 2n था, इसमें 2x है। इसी के जस्ट राइट साइड में जाओगे, आखिरी में 1 1, ठीक है। अब इसके पीछे आओगे, ऊपर में 1 1, लाइन से याद करते जाना है। 2n 2x, उधर जाओगे 1 1, फिर नीचे बीच में जगह में आओगे तो ऊपर में करना पड़ेगा अब 1 1, उसके बाद लास्ट लाइन में नीचे में क्या करना पड़ेगा n x। इतना बस वैल्यू आपको याद रखना है। अब इसको कैसे याद करते हो, बार बार लिख के याद करते हो, चाहे कुछ गाना वाना बना के याद करते हो, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यदि आपको याद करना है तो। अब क्या करेंगे, इसमें हमको एक चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको LHS में क्या लिखना है। तो LHS में लिखने के लिए आपको गोला बना लो, ठीक है। तो इसमें मैं इसको गोला बना लेता हूँ, इसको LHS में लिखूँगा। सेकेंड रिलेशन के लिए इसको मैं LHS में लिखूँगा, थर्ड के लिए इसको मैं लिखूँगा, फोर्थ के लिए इसको लिखूँगा। तो ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है। मतलब इसको डिसाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं जो गोला घेरा हूँ उसको ही आपको करना पड़ेगा। इतना कर लिए, अब सीधा सीधा देखना, इसी में से ही 4 रिकरेंस रिलेशन निकल जाएगा। कैसे, तो जो भी गोला घेरा हूँ ना वो वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, पहला 2n है, 2n इसका कॉफिशिएंट हो गया, उसके साथ कौन सा है Hn-1, Hn-1 ये x में रहेगा, ठीक है। x लिख रहे हो तो भी ठीक है, इसे क्वेश्चन में x लिखा रहता है, अपने लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। क्या हो गया 2n Hn-1 x, ये LHS में हो गया। अब सीधा बराबर करके RHS में लिखना है। सीधा पहुंच जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, मतलब इसका ऐसे रो लेके चलना है ना। ये एक रो एक रिलेशन बनेगा, सेकेंड रो दूसरा रिलेशन बनेगा, थर्ड रो तीसरा रिलेशन बनेगा, चौथा रो चौथा रिलेशन बनेगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट वाला लिख रहे हैं, तो 2n Hn-1 हो गया। यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा इसको मैं लिख सकता हूँ Hn-x। ये हो गया आपका पहला रिकरेंस रिलेशन। आप H के क्लास में देखना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट आगे पीछे हो सकता है, बट गलत नहीं रहेगा। जैसे उसको क्या करेगा, इसको मैं इधर ले आएगा, माइनस करके लिए बराबर 0 लिख देगा इस टिप से, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है बट गलत कभी नहीं होगा। आपसे इससे क्वेश्चन भी बन जाएगा, देखना बताऊंगा। सेकंड रिलेशन कैसे लिखोगे, तो इसमें क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो गोला घेरे हो उसको LHS में लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा 2x, क्या है उसके साथ में Hn है, तो Hn-x। अब बराबर कर दो राइट साइड में, जो गोला रहेगा उसको बस LHS में लिखना है, बाकी सबको RHS में लिखना है विद साइन, ठीक है। जब इसमें माइनस रहता है, इसमें तो खैर माइनस नहीं है, कहीं पे भी लेगुरे वगैरह में या बेसेल वगैरह में माइनस भी रहता है, तो माइनस को बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा 2n Hn-1x प्लस इसके साथ में इसको भी लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा Hn+1x। ये हो गया सेकंड रिकरेंस रिलेशन। थर्ड रिकरेंस रिलेशन के क्या करोगे, थर्ड रो में जाओगे, क्या दिख रहा है 2x Hn-x इक्वल टू क्या हो जाएगा Hn-x प्लस Hn+1x। ये हो गया थर्ड रिलेशन। और चौथा एक लास्ट लिख लो, कौन सा हो जाएगा x Hn-x प्लस इक्वल टू n Hn-1 डैश
प्लस एन एच एन, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस रिलेशन डायरेक्ट याद हो गया होगा, ठीक है। इस टेबल बस को याद रखना है, उसके रूप में कैसे लिखना है उसको बस अच्छे से ध्यान देना है। तो ये आप अगर ऐसे करते हो ना तो एकदम अच्छे से याद करना भी नहीं पड़ेगा, आपको ये याद रहेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में आपको टेबल बनाओ फिर सबको लिखते रहो फिर उसमें देखो कि कौन सा मैच हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। अब सीधे सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में जैसे मान लो मेरे को ये क्वेश्चन में आता है तो मैं कैसे करूँ, कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाऊंगा, तो ये टेबल को याद फटाक से बनाना पड़ेगा, ठीक है। टेबल को 3-4 बार लिखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना है लीजेंड्रे वगैरह से भी, उसका भी अब मैं बता दूंगा टेबल वगैरह बाद में। तो फटाक से क्या करोगे, टेबल बनाओगे, उसके बाद ये देखोगे कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। तो HN-1 यूज़ हुआ है, तो आपको सीधा सीधा HN-1 वाले इक्वेशन में जाना है। तो यहाँ पे HN-1, यहाँ पे HN-1 और कौन सा HN+1 दोनों यूज़ हो रहा है ना, N-1 भी N+1 भी, तो N-1 तो दोनों में दिख रहा है। साथ में देखो N+1 किस में यूज़ हो रहा है, तो इसमें यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब इसका उपयोग ही नहीं होगा। तो फर्स्ट हम लोग रिकरेंस रिलेशन लिखे हैं ना उसमें N+1 तो है ही नहीं, ठीक है। तो उसको छोड़ दो, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे N-1 भी है और N+1 भी है, तो उसी का ही बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो सेकेंड रिकरेंस रिलेशन कौन सा हमारे पास, ये वाला मैं लिख चुका हूँ पहले से ही, क्या है 2xHnx, ठीक है, इसी से ही लिखा हूँ तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कोई रिलेशन नहीं दिख रहा होगा जिसमें दोनों होगा, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, टेबल बनाओगे, फिर सिर्फ इसी वाले बस इक्वेशन को यहाँ पे लिखोगे, चारों को लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसको बस ऐसे मेरे को पता रहता तो मैं फिर सिर्फ इसको बस लिखता। अब ये मैं जैसे लिख लिया तो सीधा क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, 2NHn-1 प्लस HN+1x इज इक्वल टू क्या पूछ रहे हैं, तो RHS को दिया हुआ है और LHS को क्या होगा हमारे आंसर इस इक्वेशन से निकल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 2xHnx। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रहने के लिए छोटा सा चीज़ है बट आपको याद करना पड़ेगा, तो याद करोगे तो उसके लिए एक ट्रिक बता दिया हूँ, आपको पसंद आ रहा है ट्रिक तो ही याद करना, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। अगर जिसको बार बार पढ़ा होगा तो याद हो ही गया होगा, ऐसा बात नहीं कि याद नहीं होता है, और जो फिर नहीं करना चाहता होगा फिर वो स्किप कर सकता है, ठीक है, क्योंकि चारों के लिए फिर याद करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो मैं ऐसी ट्रिक बना के याद किया हुआ था और जो भी क्वेश्चन आता था फिर उससे ये बन जाता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया होगा या फिर इसके बारे में थोड़ा और बताना होगा या चारों इक्वेशन के लिए मतलब चारों के लिए बताना पड़ेगा, चारों पॉलिनोमियल के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। लीजेंड्रे के लिए बता दूंगा, लीजेंड्रे के लिए थोड़ा सा बड़ा पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रिकरेंस रिलेशन आते हैं, ठीक है, 5-6 आता है उसमें, इसलिए थोड़ा उसका टेबल बड़ा बन जाता है। बाकी हर्माइट का सबसे ईजी है क्योंकि देखो 2n 2x उधर 1 उसके एक पहले आओगे तो ऊपर में 1 नीचे में 1, उसके बाद n ठीक है, मेरे को याद हो गया है, आप लोग भी 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। और इसको ध्यान रखना है, इसको गड़बड़ नहीं करना है कि कहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। HN-1 उसका डैश, उसके बाद एक बढ़ा दोगे तो HN हो जाएगा, फिर उसका एक बढ़ाओ कलन, फिर उससे फिर एक बढ़ा दोगे तो HN+1। जो भी LHS में लिखना रहेगा उसके लिए गोल घेर दोगे, उसके बाद लिखने का तरीका बता दिया हूँ, उसको LHS में लिखना है, फिर जो बचेगा उसको RHS में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी किसमें से है, तो लीजेंड्रे फंक्शन से दिया हुआ है, बट इसमें से एसोसिएटेड लीजेंड्रे फंक्शन से दिया हुआ है। तो जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट पूछ दिया है तो अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, डायरेक्ट या तो वैल्यू याद कर सकते हो जो कि थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि लीजेंड्रे का याद नहीं होता है, फिर एसोसिएटेड लीजेंड्रे का याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह में वैल्यू याद ना करने के बजाय उसका जो रोड्रिगस फार्मूला होता है उसको याद कर लो, ठीक है। रोड्रिगस फार्मूला जो होता है ना उसको याद कर लो, तो उससे फिर ये सब वैल्यू निकल जाएंगे। या फिर क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को फिर स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है एसोसिएटेड से, बट आजकल पूछना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरे स्टेट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है अब इधर पूछना स्टार्ट कर रहा है तो आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्किप ना करके डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, द एसोसिएटेड लीजेंड्रे फंक्शन आर गिवन एस, ठीक है, चार्ट वहाँ पे दिया हुआ है और को पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें सही है। ऑप्शन दे रखा है ए बी सही है, ए और सी सही है कि बाकी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा चारों को देख देख के कि कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एसोसिएटेड लीजेंड्रे फंक्शन का रोड्रिगेज फार्मूला। तो कैसे होता है उसको याद करते हैं। तो देखो इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। क्या करोगे, इधर लिख दोगे PMLX, ठीक है, A to Z याद करना है जैसे बता रहा हूँ।
क्या होगा, PMLX। ठीक है, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, रुक जाओ। नहीं देखो यहाँ गलत हो गया ना, ये यहाँ पे लिखता हूँ PLMX, L नीचे रहेगा, M ऊपर रहेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, -1 टू द पावर m, -1 टू द पावर m। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, 1 - x² m/2। ठीक, याद हुआ यहाँ तक, -1 टू द पावर m, उसके बाद 1 - x² की पावर m/2। उसके बाद क्या रहता है, d/dx, लेकिन इसका घात रहेगा m। ठीक है, m का जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा उतना बार हमको उसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में रहेगा PLX। PLX क्या है, तो आपको याद होगा, ये है लीजेंड्रे फंक्शन, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। मतलब एसोसिएट लीजेंड्रे फंक्शन हमको निकालने के लिए लीजेंड्रे फंक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो याद तो आपको हर रहता ही है लीजेंड्रे का, लीजेंड्रे याद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएटेड भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन से मैं बताता हूँ बाकी। ठीक है, उससे पहले बता दिया फार्मूला कैसे बनेगा, L नीचे में रहेगा, M ऊपर में रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें इससे पहले थोड़ा गलत लिख दिया था, है ना, तो वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद -1 टू द पावर m, 1 - x², ये 1 - x² तो अपना लीजेंड्रे में भी आता है। ठीक है, तो ये सेम ही है, 1 - x² की पावर m/2। उसके बाद d/dx, उसका घात कितना रहेगा, तो m बार रहेगा। ठीक है, उसका PLX। अब देखो सीधा सीधा हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे, पहले एक बार ऑप्शन को देखो, क्या बोल रहे हैं, A B आर ट्रू, A और B सही है बोल रहा है पहला ऑप्शन में, A और C है ना, उसके बाद B और D, उसके बाद C और D। तो सबको निकालने की जरूरत नहीं है, अपन क्या करते हैं, पहले इजी वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये सब में इजी कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं, ये तो वो है। ठीक है, तो A को पहले चेक करते हैं, A को चेक कर लेते हैं, A सही है कि नहीं। अगर A सही है तो इन दोनों में से ही सही होगा, क्योंकि इसी बस में A दिया हुआ है ना, इसमें दिया नहीं है। तो यदि जल्द अब मान लो टाइम की कमी पड़ रहा है तो इसका बस चेक करो, फिर इन दोनों में से तुक्का मारो, आगे बढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, आपको समय है तो फिर एक ऑप्शन और निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं A सही है कि नहीं। अब A को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो L है फार्मूला में, L की जगह में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखो L की जगह में 2। उसके बाद M की जगह में क्या दिख रहा है, अगेन 2 दिख रहा है, तो M की जगह में क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब सीधा फार्मूला में पुट कर दो। उसके बाद देखो ये रखने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है मतलब सही है। तो देखो ऑप्शन में मैं क्या निकाल रहा हूँ, P2x ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब रखते जाओ फार्मूला में, तो m है, m का मान कितना है, 2 है, 2 रख दिए। उसके बाद 1 - x², ये तो सेम ही रहेगा, m/2 मतलब 2/2, 2/2 मतलब 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, d/dx, कितना बार, तो m बार, m का मान कितना है, तो यहाँ पे d²/dx² करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, PLX मतलब P2x। मैं बताया ना, एसोसिएट को सॉल्व करने के लिए अपने को लीजेंड्रे पता होना चाहिए, तो यहाँ पे P2x का वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 की पावर 2 है, मतलब कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है, घात इवन है तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, 1 - x², इसको लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d²/dx²। P2x का वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता होगा लीजेंड्रे के लिए P0x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। P1x के लिए x होता है, P2x के लिए क्या होता है, 3x² - 1/2 ये वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे रख दो 3x² - 1/2 रख दिए, इसको मिटा दो। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस इसका अवकलन करना है और देखना है कि RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार मैं अवकलन करता हूँ पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6x बट्टा में 2, 1 कब 0 हो जाएगा, लिखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये कितना बचेगा, 3x आएगा, और इधर क्या था, d/dx, और इधर 1 - x² तो पहले से ही है। एक बार अवकलन करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 1 - x², और इधर क्या था, P2x। तो देखो आ रहा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहा है, P2x = 3 1 - x², 3 1 - x²। इसका मतलब क्या है, ये जो A दिया हुआ है ये हमारा सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है,
तो उसके लिए फिर आप ऑप्शन में जाओ। देखो मैं बताया था कि 2 ऑप्शन में दिया हुआ ए, सीधा सीधा सी और डी को क्या करो, छोड़ दो। अब यहाँ पे इतना निकालिए, समय कम बच रहा है क्योंकि देखो 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी मतलब ज़्यादा है, समझ लो ना, मतलब 2 मिनट दे सकते हो अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर स्किप मारना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ही सॉल्व करने में 2 मिनट लग ही जाएगा। अगर आपको याद नहीं है वैल्यू तब तो इतना सॉल्व करो, ए बी में तुक्का मारो, आगे बढ़ो, ये एक ऑप्शन रहता है। उसके बाद आपको नहीं एग्जैक्ट निकालना है आंसर तो फिर और निकालना पड़ेगा। अब इसमें से ही सही होना है तो आप क्या करोगे, चेक करो बी सही है कि सी सही है, दोनों में एक सही होगा जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो बी और सी में से क्या होगा आपको चेक करना है। उससे पहले ये देखो बी और डी दोनों सेम ही दिख रहा है, तो या तो ये सही होगा तो या फिर ये सही होगा, ठीक है। तो बी और डी दोनों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो एक ही बस चेक करने की जरूरत है इन दोनों में से, तो इसको या इसको, इन दोनों से एक चेक कर लो। अब समझदारी किस में है, किसको चेक करें, बी को चेक करें कि सी को चेक करें। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, 2 है, एम का वैल्यू 2 है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, और इसमें एम का वैल्यू 3 है तो अपनों को 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो समझदारी ये है कि हम इसको चेक करें क्योंकि 2 बार अवकलन करना पड़ रहा है, ठीक है, 3 में 3 बार करना पड़ता। तो हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं सही है कि नहीं। अब इसके लिए पूरा मिटाना पड़ेगा फिर से, चलो बताता हूँ इसको मैं, ठीक है, ये इसको भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब बोल रहा है एल की जगह में 4 है, तो एल की जगह में 4, एम की जगह में 2। अगेन फार्मूला में रखो तो 4 2x हो जाएगा, इधर -1/2, ठीक है, 1 - x स्क्वायर, फिर से 2/2 होगा तो एक ही होगा तो लिखने का मतलब नहीं है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएंगे फिर, क्योंकि एम का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, P4x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे L का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये फिर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऋण का घात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, यहाँ पे d²/dx², और अब यहाँ पे करना पड़ेगा P4 का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो P4 का वैल्यू क्या होता है, P2 तक लिख दिया था, P3 का क्या होता है 5x⁻3 ऋण 3x/2 ये होता है। P4 का क्या होता है, तो इसका रहता है बटा में 1/8, ठीक है, ये अपना रहता है 35x⁻4 ऋण 30x², ठीक है, और लास्ट में क्या रहता है एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू रहता है ठीक है 35x⁻4 हो गया -30x² + 3, लास्ट में 3। तो ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट का थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है इसलिए याद नहीं हो पाता, बट एग्जाम के टाइम में आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 1/8, ये हो जाएगा 35x⁴ -30x², लास्ट में 3 लिख दिया, ठीक है। अब फिर सीधा सीधा इसका अवकलन करके देखो, उसके बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लो। तो 1 - x² को रहने दो, इसको सामने में एक बार पहले अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा d/dx, 8 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 × 4 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ठीक है, तो 140 x⁻3 ऋण 30 दूनी 60, ठीक है, 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और लास्ट का फिर हो जाएगा 0। उसके बाद एक बार अवकलन करना पड़ेगा, तो अब ये कितना हो जाएगा 14 या 42, मतलब 420x² - 60, ठीक है, ये हो गया। इधर क्या था 1 - x² और बट्टा में था 8, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो 8 है वो दोनों के साथ में है, ठीक है, इतना आ गया। अब एक बार चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग मैच करा सकते हैं। हमको ये पता है कि इन दोनों में से एक सही होना है, तो ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है उतना बस चेक कर लो, ठीक है, या फिर ये अगर आ रहा होगा तो ये भी सही है, अगर ये आएगा तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ऑप्शन, तो अपने को ये ला के देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो क्या दिख रहा है, x⁴ दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा। तो काम करते हैं पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 1 के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा 420x² - 16, ठीक है, 1/8 को भी रहने दो, 1/8 को बाहर में ही रहने दो। उसके बाद x² को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 420x⁴, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 16x² हो गया। अब देखो क्या दिख रहा है, क्या
तो 420 में से 60 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 480 एक्स स्क्वायर माइनस 420 एक्स की पावर 4 और ऋण 60 रहेगा ही। अब बटा में 1/8 है, बट वहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा है, मतलब 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, तो 4 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1/2 को बाहर ही रहने देता हूँ। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं 4 को अंदर ले जाऊँगा तो कितना, ये कितना बन जाएगा, 1 2 0 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा, 105 एक्स की पावर 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 है ना, और बाहर में कितना बचा, 2, तो इतना आ गया। अब मैच हुआ क्या, तो बाहर में 5 को भी लिया हुआ है कि मैं 5 निकालता हूँ कॉमन, तो क्या वो ऑप्शन आ रहा है क्या, देखो 5 में बाहर निकालता हूँ तो कितना बन जाएगा, 21 पंचे 105 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा ऋण के साथ। यहाँ पे मैं 5 बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, कितना आ रहा है उसमें, 24 है ना, तो 24 बार में 24 पंचे 120 होता है, सही है, मतलब आ जा रहा है ऑप्शन। देखो यहाँ से 5 निकालूंगा तो ये -3 हो जाएगा और ये 5 अपना बाहर निकल गया, ठीक है, 5/2 हो गया, तो यही ऑप्शन आ रहे हैं ना, देखो सही है। यहाँ पे माइनस भी है, माइनस में बाहर निकालूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन में सही है। तो ये वाला भी क्या है हमारा, करेक्ट है। तो इस टिप से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके आंसर निकलेगा कि सही है कि नहीं है। तो एग्ज़ाम में आप पैनिक ना, मतलब इसमें क्या है, थोड़ा सा गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो फार्मूला इतना बड़ा है, उसमें फिर वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। तो उससे समझ आइए है कि एक का निकालो, उसके बाद तुक्का मारो, आगे बढ़ो, सही होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो माइनस मार्किंग तो रहता नहीं है, ठीक है। सेट के एग्जाम में नेट में आया तब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, नेट में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फिर सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस टिप से क्वेश्चन सॉल्व होगा और मेन क्या है इसमें, ये वाला फार्मूला, इसको याद करो, फिर वैल्यू पुट करो, उसके बाद फिर आप निकाल के देख सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वहाँ पे फिर थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेम एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, तो वो जनरेटिंग फंक्शन पूछा है। जो चार्ट हो अपना पॉलिनोमियल होता है ना, बेसेल, हर्माइट, लेगुरे और लीजेंड्रे, उन चारों के लिए डायरेक्ट जनरेटिंग फंक्शन का ही फार्मूला पूछ लिया गया है। तो वो फार्मूला पूछ लिया तो आपको फिर उसको फार्मूला आपको याद होना चाहिए जनरेटिंग फंक्शन का, जो कि जनरली याद ही रहता है। जनरेटिंग फंक्शन चारों के लिए हम लोग याद कर सकते हैं, इजी रहता है। तो मैं उसको अब क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखने के बजाय ना स्क्रीन पे ही शो कराता, क्योंकि इधर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। साइड बाय साइड में स्क्रीन पे दिखाते जाता हूँ क्वेश्चन, मेरे को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे को एडिट करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से देख लेता हूँ क्या बोल रहा है। देखो, मैच द पॉलिनोमियल्स विथ देयर जनरेटिंग फंक्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है, जनरेटिंग फंक्शन पूछा हुआ है और किसके लिए पूछा गया है, तो बेसेल के लिए, हर्माइट के लिए, लीजेंड्रे के लिए, लेगुरे के लिए, चारों के लिए मैच कराना है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा जनरेटिंग फंक्शन से, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन से ही बहुत सारे फिर फार्मूले और एक्स्ट्रा जनरेट हो जाते हैं। तो जनरेटिंग फंक्शन तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो देखो इसमें से वेल नोन तो आपको पता ही होगा लीजेंड्रे के लिए, ठीक है। लीजेंड्रे के लिए क्या होता है जनरेटिंग फंक्शन, तो जो ऑप्शन मतलब जो राइट साइड में जो कॉलम दिया है उसमें फर्स्ट वाला दिया है ना, वही होता है। क्या होता है, 1 - 2 XZ प्लस Z स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। ये लीजेंड्रे के लिए होता है। देखो ये आधा को दिया, मतलब आधा फार्मूला को ही दिया है, इसको पूरा फार्मूला अगर मैं लिखाऊं तो कैसे रहता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो इसको पूरा फार्मूला ना, ये तो LHS बस हो गया, इसका RHS भी लिखोगे तो क्या होगा, कुछ इस टिप से रहता है, समेसन n = 0 to ∞ Pnx T⁴n, ठीक है। ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये तो सेम ही रहता है। इसके जगह में क्या रहेगा, अभी लीजेंड्रे है तो Pn है, हर्माइट है तो HN हो जाएगा, और बेसेल रहेगा तो JN हो जाएगा, और लेगुरे रहेगा तो LN हो जाएगा। बाकी सब सेम रहता है, बाकी ये चेंज होते रहता है। तो ये अपना किसके लिए है, लीजेंड्रे के लिए है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। जनरेटिव फंक्शन का यूज़ कब करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ तब करते हैं जब x का वैल्यू वेरी होता है। जैसे कि यहाँ पे Pn का वैल्यू है ना, वो P1 पूछ दिया, Pn2 पूछ दिया, Pn3 पूछ दिया, ठीक है। तो इस टाइम इसका यूज़ होता है जनरेटिंग फंक्शन का, ठीक है। और जब रोड्रिगेज फार्मूला का पूछेगा तो उसका उपयोग कब होता है, जब n वेरी होता है, मतलब P0x पूछा तब, P1x पूछा तब, P2x पूछा तब, ठीक है। तो इस टिप्स के सबका उपयोग रहता है। तो जनरेटिव फंक्शन याद हो गया लीजेंड्रे के लिए 1 - 2 XZ प्लस Z स्क्वायर ओवरऑल पावर में क्या रहेगा, -1/2, ठीक है। जेड की जगह में T लिखा रहता है फार्मूला में, यहाँ पे मैं T लिखा हूँ ना, तो जेड की जगह में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए Z की पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लीजेंड्रे के लिए। तो इसके लिए देखो कौन सा मैच हो जाएगा, क्वेश्चन पर देखो
तो लीजेंड्रे इसमें दिया है सी में, है ना, सी का हो जाएगा पहला, सी का पहला 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और डी में। तो सी ऑप्शन तो होने से रहा, तो उसको ऐसे ही स्किप करो, ए बी सी और डी, तो सी नहीं हो सकता। उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा हर्माइट के लिए। तो हर्माइट के लिए देखो कैसे, उससे पहले चलो मैं बेसल का बता देता हूँ। बेसल के लिए क्या होगा, चारों को लाइन से लिखते हैं बेसल के लिए, ठीक है। तो बेसल के लिए जैसे क्या रहेगा, यहाँ पे सेम वैसे अब लिख लो, n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट। बेसल के लिए बताया किससे लिखते हैं, जे एन से लिखते हैं ना, ध्यान रखना। बेसल के लिए बी से नहीं लिखते ना, जैसे लीजेंड्रे के लिए भी एल से नहीं लिखते हैं, लेगुरे के लिए एल से लिखते हैं, हर्माइट के लिए एच से लिखते हैं। तो उन दोनों का जो नाम है उसी से ही अपना लिखते हैं, ऐसा समझ लो। बाकी इन दोनों के लिए फिर अलग हो जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जेड के फॉर्म में दिया है ना, नहीं टी के फॉर्म में दिया है इसमें, तो यहाँ पे टी टू द पावर एन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, तो बेसल के लिए होता है आपका थर्ड वाला ई टू द पावर एक्स 1 माइनस टी, ठीक है, नहीं इसको ऐसे लिखो एक्स टी माइनस 1 अपॉन टी, और अपॉन में क्या रहेगा 2 रहेगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको मैं मतलब डेरिवेटिव करके बता नहीं सकता, क्योंकि ठीक है कंपटीशन एग्जाम में डेरिवेटिव करने वाला आता नहीं है, तो आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। तो इस टिप से ये इसका डायरेक्टिंग फंक्शन होता है ई टू द पावर एक्स, ठीक है, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी ओवरऑल पावर में 2। तो ये हो गया बेसल के लिए। बात करें हर्माइट के लिए, तो हर्माइट के लिए क्या हो जाएगा, देखो हर्माइट के लिए फिर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी का ये वाला जो ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2tx, ठीक है। हर्माइट का देखो एक मैं थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद कर सकते हो। देखो हर्माइट का जब भी कुछ भी आएगा ना, जैसे रोड्रिगस फार्मूला हो गया, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का टाइम आएगा, या जनरेटिंग फंक्शन या ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ये जब आता है ना उसमें नोटिस करना ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो रहता ही है जनरली, ठीक है। यहाँ पे टी स्क्वायर है, एक्स को टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला रहता ही है। तो देखो हर्माइट के जनरेटिव फंक्शन में भी टी स्क्वायर दिख रहा है, तो फिदा फिदा इसको लगा सकते हो। कौन सा हो जाएगा, बी का हो जाएगा चौथा, ठीक है। नोटिस करना रोड्रिगस फार्मूला में भी दिख ही जाएगा, और ऑर्थोगोनलिटी में भी दिख जाता ही है। उसके बाद एक जो बच गया लास्ट में लेगुरे का, तो लेगुरे का कौन सा हो जाएगा, डी का फिर दूसरा हो जाएगा। तो लेगुरे का भी मैं लिख देता हूँ, क्या होता है लेगुरे का, ई टू द पावर माइनस एक्स टी अपॉन में क्या रहेगा, इसको कैसे लिख दिया यार, एक्स टी 1 माइनस टी, रुको मैं अपने नोट्स से लिखाता हूँ, ठीक है। इसका ना क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैं शॉर्ट नोट्स जैसे बनाया हूँ ना, तो जो भी फार्मूला लिखा रहता है डायरेक्ट एक बार में मिल जाता है। हाँ, तो इसको कुछ इस टिप से है, एक्स टी हो गया 1 माइनस टी, और इसके ओवरऑल अपॉन में क्या रहेगा 1 माइनस टी, ठीक है। तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है किस टिप से लिखा है, तो देख सकते हो 1 माइनस टी बाहर में रहेगा, बाकी फिर ई टू द पावर में रहेगा। तो इस टिप से इसका जनरेटिंग फंक्शन होता है। चारों का आपको याद करना पड़ेगा। जनरेटिंग फंक्शन का मैं बता दिया उपयोग कहाँ पे होता है, जब भी जो एक्स है उसको वेरी कराएगा उसके लिए फिर जनरेटिव फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लो मैच करो, ये बी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ए का थर्ड बताया मैं, तो ए का ये वाला हो जाएगा बेसल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर भी। अब देखो इधर जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में लिख नहीं रहा हूँ ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में, सीधा स्क्रीन पे ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, आई होप इतना मुझे दिख ही जा रहा होगा। तो देखो कौन सा दिया है, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड का दे दिया है यहाँ पे। तो ये जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ते हो ना न्यूटन रैप्सन मेथड, और उससे पहले बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। उसमें लास्ट में एक और टॉपिक आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेट करके हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, जो वेरिएबल दिया रहता है। क्या होता है मतलब बता देता हूँ फॉर्मेट, या फिर क्या करता हूँ एक क्वेश्चन बना के बता देता हूँ। क्वेश्चन बना के बताऊँगा ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा क्या है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा है स्टेप, पूछा है
कि जो भी क्वेश्चन रहता है गॉस एलिमिनेशन मेथड से, उसमें जो क्वेश्चन रहता है उसको किस किस स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पूछा गया है। ऑपरेशन ऑफ सॉल्विंग सेट ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सब प्रोसेस, ऑर्गेनाइज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो वही बोला है। और उससे पहले एक बात ये पता होना चाहिए कि जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो किसके लिए सॉल्व करते हैं, तो जो भी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन रहता है उसको सॉल्व करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्या करता है, कई बार पूछ देता है कि किसके लिए करते हैं। जैसे 2017 के फर्स्ट पेपर में ही पूछा है ना, मैच करने वाला कि कौन 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 किस में यूज़ होता है, तो मैं बता चुका हूँ, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, पेपर 2 में जो क्वेश्चन आया है उसका बात कर रहा हूँ, तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद इसमें पूछा है कि कौन कौन सा सब प्रोसेस यूज़ होता है उसको बताना है, अरेंज करना है। ठीक है, पी क्यू आर एस के टर्म में दे दिया है और पूछा है कि कौन कौन सा पहले होगा कौन कौन सा बाद में होगा। तो ये जब आपको पता होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड से, तब आपको पता होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको फिर ऑप्शन एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रुक जाओ, चलो मेरे पास बुक है। ठीक है, एक बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बुक है आपका, ये BS गरेवाल करके बुक है न्यूमेरिकल मेथड का। ठीक है, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक दिया हुआ है। तो मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, छोटा वाला ही कराता हूँ, इजी वाला, ताकि आपको स्टेप समझ में आए। तो देखो इसका क्वेश्चन कैसे टाइप का दिया रहता है, इसमें क्या करता है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। अप्लाई गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। 3 इक्वेशन देगा जिसमें 3 वेरिएबल रहेंगे और उसके मदद से क्या कर, गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहता है। तो इसमें 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 4y - z = -5। ठीक है, उसके बाद है x + y - 6z = -12, और उसके बाद है थर्ड जो इक्वेशन है 3x - y - z = दिया है 4। तो इस से 3 एक इक्वेशन दे दिया गया है और बोला है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल से इसका एक ट्रिक मतलब मेथड होता है। सबसे पहले क्या करो, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है ना उसको मैट्रिक्स बना लो। ठीक, मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स भी कैसे बनाना है, इस फॉर्म में AX = B। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा दिया हूँगा। ठीक है, जब एडिट करूँगा तभी मेरे समझ में आता है, क्योंकि अभी मैं जैसे बना रहा हूँ ना वीडियो, तो मेरे को वहाँ पे वाइट बोर्ड ही दिख रहा है। जब एडिट करूँगा वहाँ पे मैं वहाँ पे पॉपअप करके वहाँ पे जो फोटो रहता है ना उसका स्क्रीनशॉट रहता है उसको वहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो फिर मेरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, वो तो अलग बात है, चलो इसको समझते हैं पहले। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, AX = B। ए क्या रहेगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो रहेगा। तो कैसे बना सकते हैं, देखो मैट्रिक्स 3/3 का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 3 दिया हुआ है और 3 ही वेरिएबल है। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको लिखो x y z का। तो यहाँ पे क्या है, 1 है तो मैं 1 लिख दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 1 - 6, 3 -1 -1, ये हो गया a का वैल्यू। x का वैल्यू क्या होगा, तो x अभी बताया जो वेरिएबल रहता है वही रहता है, जैसे हम उसमें निकालते हैं ना आइगन वेक्टर निकालते टाइम, सेम वैसे ही करना है। तो x y z = b दिया हुआ है। तो b के लिए कैसे करेंगे, चलो इसको रखते हैं। b के लिए क्या करेंगे, जो RHS में दिया हुआ है ना उसी वैल्यू को लिखना रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -5 - 12 और ये है अपना 4, तो ये हो गया b का वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमको AX = B वाले फॉर्म में अरेंज करना था, जिसमें A मैट्रिक्स हो गया और X जो है वेरिएबल रहेगा और B क्या रहेगा, जो RHS में जो वैल्यू दिया रहेगा वो वाला रहेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम कोशिश करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर सकें, और कोशिश करेंगे कि वो लोअर ट्रायंगुलाइजेशन मैट्रिक्स बना सकें। लोअर ट्रायंगुलाइजेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है ये वाला, उसके नीचे का जो एलिमेंट होता है वो 0 रहे, उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलाइजेशन मैट्रिक्स। तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, तो उससे फ़ायदा ये होता है, जैसे ये 0 रहेगा ना तो सीधा इसको मैं यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो z का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, ये फ़ायदा होता है। अपन को यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, x y z का वैल्यू ही तो निकालना है। क्वेश्चन ने बोला था ना कि फाइंड आउट करना है, तो ये होता है। तो सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा हूँ मैं, कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको ट्रायंगुलर, इसको ऐसे लिखते हैं, ट्राई टू मेक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिख रहा हूँ,
चाहो तो आप बुक देख सकते हो, मैं बुक में ही या फिर PDF जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा इसका, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका, ठीक है। तो उसको देख लेना वहाँ पे। तो लोअर ट्रायंगुलेशन मैट्रिक्स यहाँ पे करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे संक्रिया लगाना पड़ेगा। संक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हो? संक्रिया मतलब करते हैं ना हम लोग, जैसे छोटी कक्षा में पढ़ते हैं, इसमें 3 का मैं कॉमन ले लूँगा तो सब में से कॉमन निकल जाएगा, इस टिप से, मतलब जीरो करने की कोशिश करना है। जैसे रैंक भी निकालते हैं तो हम लोग करते हैं ना, सेम वैसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो 1 मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको 0 0 बना सकें। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहला थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ये क्या हो गया अपना R1 ऐसे लिखते हैं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ठीक है। C1 कॉलम 1, कॉलम 2 R1, ये रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, C2 में C3 को जोड़ देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3 -1 1, ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 3, इसमें ऐड करूँगा तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 -1, ठीक है। इधर को सेम वैसे ही रहने देना। तो एक हम लोग यहाँ पे संक्रिया किए, ऑपरेशन किए, तो क्या आया, यहाँ पे 0 बन गया। सेम उसी प्रकार कुछ दूसरा भी करना पड़ेगा, फिर ये 0 हो जाए। उसी प्रकार एक और ऑपरेशन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तीनों जैसे ही 0 हुआ, फिर क्या हो गया, अपना लोअर ट्रायंगुलेशन मैट्रिक्स बन गया, ऐसा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल हम लोग रो से कॉलम में गुणा करेंगे, फिर x y z का वैल्यू, जैसे आइगन वेक्टर निकालते हैं ना, उस टीम वैसे सॉल्व करके फिर x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टिप्स इस मेथड को क्या बोलते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना सारा बताने का मेरा मतलब था, वो जो क्वेश्चन हम लोग जब देखे थे उसमें स्टेप लिखा हुआ है, तो स्टेप को एक बार पढ़ते जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा उसका आंसर। तो देखो आपको स्क्रीन में फिर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो P वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। P में क्या बोला है, ट्रायंगुलराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स A n × n बाई मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हाँ, तो देखो मैं जो बोल रहा था ना संक्रिया, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, ठीक है। और उसका फिर दिया हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, मेकिंग ऑल एलिमेंट 0 अबव एंड बिलो डायगोनल एलिमेंट्स द सेम प्रोसेस आर साइमल्टेनियसली डन ऑन मैट्रिक्स B, ठीक है। इसके लिए भी वैसे करना पड़ेगा। तो ये जो मेथड, ये जो स्टेप है, ये तो हमको बाद में कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, Ax = B वाला मेथड अपना रहे थे, है ना, मतलब Ax = B वाला प्रोसेस पहले कर रहे थे, तो ये वाला बाद में हो जाएगा, P जो है वो बाद में होगा। उसके बाद देखो क्या दिखा है सेकंड में, फॉर्मिंग एन एक्सटेंडेड मैट्रिक्स A B n n+1, ठीक है। तो इसके बारे में तो अभी रुको, अभी उसको होल्ड करो। उसके बाद R क्या बोल रहा है, फॉर्मिंग मैट्रिक्स इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू सेट ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन Ax = B। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा, जो R में दिया हुआ है, R वाले स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तो बता ही दिया था, ठीक है। तो देखो R को कौन सा ऑप्शन में स्टार्टिंग हो रहा है, R तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बस में R जो है स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर C में। तो इसका तो ऐसे आंसर पता चल गया कि ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा, बट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एस क्या बोल रहा है, बेक सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन्स। तो ये तो लास्ट में होगा, क्योंकि हम क्या यहाँ पे जैसे ये अपना 0 0 आ जाएगा ना, उसके बाद क्या करेंगे, मैं बताया कि मैट्रिक्स मेथड जब आइगन वेक्टर निकालते हैं उस टाइम सॉल्व करते हैं, तो x y z का फिर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एस वाला जो स्टेटमेंट है ये लास्ट में होगा। क्या बोल रहा है, बेक सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो जो अननोन का वैल्यू है वो लास्ट में ही प्राप्त होगा। तो एस वाला ऑब्वियसली दिख रहा है कि सी में भी एस लास्ट में है। उससे पहले क्या दिया है, आर के बाद क्यू, तो क्यू वाला जो ऑप्शन है ना, फॉर्मिंग एन एक्सटेंडेड मैट्रिक्स ए बी, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर जो ट्रायंगुलाइजेशन वाला बताया वो वाला हो जाएगा। तो शायद जो क्यू वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो बीच में कहीं पे उसको दिया होगा, ये वाला इक्वेशन को ही, ठीक है। खैर क्यू वाला जो है ना, उसका यूज़ कहीं पे होता नहीं है, बुक में भी नहीं दिया है ऐसा कुछ, ठीक है। बट यहाँ पे हम उसको मतलब नहीं है, जो भी हमारा ऑप्शन है वो तो मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले ये वाला करेंगे, आर जो है सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर क्यू, फिर पी के बाद फिर लास्ट में एस। वैसे आपको पता नहीं भी रहेगा ना, तो यहाँ से आप थोड़ा सोच सकते हो,
जैसे ये मेथड आपको नहीं पता है, मान लो एग्जाम में आ गया, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि हम लोग पहले फॉर्मिंग करेंगे एस टिप से, तभी तो हमको फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है वो सब प्राप्त होगा। ये भी समझ में आ रहा है कि जो एस है वो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि लास्ट में तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो एस और आर ये दोनों हो जाए पहले, हमको समझ में आ रहा है कि ये दोनों सही, मतलब आर जो पहले होना चाहिए, एस लास्ट में होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपसे, मतलब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। बट अब हम तो सीख लिए यहाँ पे, मान लो कोई क्वेश्चन आता भी है तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सबके समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। कमेंट बॉक्स में बता रहे होगा ना, तो मैं क्या है मतलब देखूंगा तो समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो उसको फिर मैं बता दूंगा। या फिर क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो उसमें टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में, ठीक है। नंबर मैं बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होगा नंबर, ठीक है। जो पुराने वीडियो होंगे ना उसके भी थंबनेल में लिखा रहता है नंबर, आजकल की वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ थंबनेल में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, जो कि है ग्रीन फंक्शन से। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ग्रीन फंक्शन से क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, इसमें भी स्टेटमेंट बोला गया है, बोल रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर ग्रीन फंक्शन। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, ए में ग्रीन फंक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द सोर्स टर्म एफ एक्स, ठीक है। ग्रीन फंक्शन क्या बोल रहा है, सोर्स जो टर्म होता है, स्रोत पद, उसको सम्मिलित नहीं करता बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है क्या, ग्रीन फंक्शन जो नेट का टॉपिक है, ठीक है, बट सेट में भी पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं ग्रीन फंक्शन को, पूरा आंसर आने तक तो हम लोग सोर्स टर्म का यूज़ करते नहीं हैं, बट क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। जो RHS में जो रहता है ना, जो मतलब राइट हैंड साइड में जो दिया रहता है टर्म, उसी को बोलते हैं सोर्स टर्म। जैसे क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होता है अपना ग्रीन फंक्शन का, तो यहाँ पे जैसे कुछ कोफिशिएंट रहेगा, जैसे इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा देता हूँ, जैसे ये इस टाइप से रहेगा, P2x, ठीक है, d² प्लस ये रहेगा P' dy/dx, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, चलो इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बताता हूँ। P2x d²y/dx², इसको लिखो P1x dy/dx प्लस P0x उसके बाद y इक्वल टू यहाँ पे दिया रहता है fx, ठीक है, fx करके लिखा रहता है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है ग्रीन फंक्शन का। जब भी आप सॉल्व करोगे नेट में क्वेश्चन देखना, बहुत सारे ग्रीन फंक्शन से आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये टॉपिक भी नहीं पढ़ना है तो उसके बाद क्या करता है, ये क्वेश्चन देता है, साथ में क्या करता है 2 कंडीशन भी देता है, उस कंडीशन का यूज़ होता है, उसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो शायद ऑप्शन सेकंड थर्ड में भी दिया हुआ है, देख पढ़ेंगे आगे। तो इसमें जो fx है ना, इसको बोलते हैं सोर्स टर्म। तो जब हम ग्रीन फंक्शन सॉल्व करते हैं उस टाइम इसका उपयोग तो नहीं करते हैं, इसके बिना भी हमारा क्वेश्चन पूरा बन जाता है, बट इक्वेशन लिखते टाइम इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे ऑप्शन में कि इसका क्या ले रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट बी को पढ़ो, ग्रीन फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेटर एल एंड द गिवन बाउंड्री कंडीशन। तो ये तो इसका प्रॉपर्टीज ही होता है, ठीक है, कि ग्रीन जो फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है, बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करता है, ठीक है। कोई भी जो ऑपरेटर एल है उसका बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। उसके बाद तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बोल, सी वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ग्रीन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल A to B, ये भी सही है। तो इसका 2-3 प्रॉपर्टी होता है, उसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी को ही दिया हुआ है स्टेटमेंट के तौर पर, और बोला है कि सही है कि नहीं है। तो बी और सी तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करता है, साथ में कंटिन्यूअस भी होता है, जो भी वो इंटरवल रहता है उसके बीच में। इसको सॉल्व करते हैं जब ग्रीन फंक्शन का, उस टाइम भी इसका यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे जो सी में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस रहता है ये वाला, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा ना तो मैं कराऊंगा, सेट में नहीं पूछता ग्रीन फंक्शन से, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाता है उसका जो सॉल्यूशन है वो, ठीक है। उसमें स्टेटमेंट वगैरह ही या फिर इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह ही पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है। तो बी और सी तो करेक्ट है। तो ऑप्शन हम इसमें चेक करते हैं कौन कौन से बी दिया है। तो सी और डी तो नहीं होने वाला, ए या बी में से एक होने वाला है, क्योंकि ए में क्या दिया है, तीनों सही दिया है ना, और बी में बी एंड सी। तो इसका रुझाव हम इसका एक बार आंसर देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। आई थिंक ना इसका तीनों को सही लिया हुआ है, ये फोर्थ का ए, ठीक है। देखो इसमें ना तीनों को सही लिया हुआ है, मतलब वही यहाँ पे कन्फ्यूजिंग था कि सोर्स टर्म का यूज़ होता है कि नहीं होता, बट जो मॉडल आंसर है ना, या जो अपना जो आंसर निकाला हुआ है जो CG व्यापम लेता है इसका एग्ज़ाम, वो तो वो बोला है कि ए भी सही है, मतलब ए बी और सी तीनों को क्या कर रहे हैं, सही मान के चल रहे हैं,
ठीक है। तो ऐसे का क्वेश्चन थोड़ा रहता है जो कि कन्फ्यूजिंग रहता है, बाद में इसको क्या करते हैं, विलोपित कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा डाउटफुल रहता है ना, उसको क्या करते हैं, विलोपित कर देते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा भी जितना भी मैथमेटिकल फिजिक्स का जो क्वेश्चन था, जो सेट 2017 पेपर 3 में पूछा था, उसको मैं बता दिया। ठीक, कागज क्वेश्चन और कुछ देख लेता हूँ, छूटा थोड़ी है इसमें, तो बाकी नहीं, बाकी मैं करा दिया हूँ। एक जो क्वेश्चन और है ना, वो आपका आता तो उसमें है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में आता है, लेकिन मैं क्या करूँ, उसको मैथमेटिकल फिजिक्स में ही टॉपिक समझ के पढ़ता हूँ उसको। ठीक है, ये वाला जो कर्व फिटिंग वाला जो टॉपिक है वो, ठीक है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन वाला जो कर्व फिटिंग का जो आता है ना क्वेश्चन, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको मैं बाद में ही करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उसको समझाना भी पड़ेगा। तो यहीं तक करते हैं इसको। इसमें 7-8 क्वेश्चन बता दिया हूँ। अब किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वहाँ पे सॉल्व करेंगे, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।